हेलो, नमस्कार। आपका स्वागत है। हम लोग एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही मेरा फेवरेट है, यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड चीज़ें। तो मैं सोचा कि कुछ कंटेंट तो मैं बता चुका हूँ, जिसमें से मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, इनकम टैक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें बता चुका हूँ मैं। और कुछ चीज़ें धीरे धीरे चलती रहेंगी, लेकिन मैं सोचा कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो क्यों ना यूजीसी नेट का प्रीवियस पेपर पढ़ा दिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको पढ़ने का एक गाइडलाइन पता हो जाता है। कोई भी बुक्स पढ़ते हैं तो आपको पता होता है कि क्या चीज़ें हमको पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्योंकि जानते हैं बुक्स में सिलेबस बहुत ज़्यादा है और आप सभी कुछ चीज़ों को क्लियर नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ये सोच रहा होगा कि हम बुक्स पढ़ करके सब कुछ करके ईजिली हम निकाल सकते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम, नहीं निकाल सकता है। उसके लिए बेसिकली क्या है कि पहले वो देखता रहे कि किस प्रकार से कौन सी चीज़ें पढ़ना है, कौन सी छोड़ना है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर डिसाइडेड टू व्हाट इज इन अंडर दिस सिलेबस एंड व्हाट इज नॉट अंडर योर सिलेबस। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और कैसे देखेंगे? देखिए, सिलेबस से पता नहीं चलता है, क्योंकि सिलेबस तो बहुत ही ब्रॉड है, लेकिन क्वेश्चन से ये पता चल जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, और जब हम उसको पढ़ें तो किस प्रकार से चीज़ों को हम टैकल करें और ये देखें कि किस स्तर पर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और किस पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए इस जर्नी को स्टार्ट किया जा रहा है वन बाय वन करके। मैं सोचा कि 2011 पेपर से स्टार्ट किया जाए और कंटिन्यूसली धीरे धीरे क्लासेज आगे बढ़ती जाएंगी। तो हम लोग 2024 में हैं, जो कि अब समाप्ति होने वाला है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को, सब पेपर को पढ़ लेंगे। तो आई थिंक आप लोग क्लास जुड़े रहिए। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई सब्जेक्ट पढ़ाना हो, तो उसको भी आगे हैंडल किया जाएगा, देखा जाएगा। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट भी कर सकता है, और उसको कुछ क्वेरी हो तो पूछ भी सकता है। तो चलते हैं विदाउट एनी कोई फर्दर डिस्कशन, क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग क्वेश्चन जो लिए हैं 2011 का लिए हैं, जून में जो हुआ था। ओके, हम सोचे कि पहले इजी से, क्योंकि जानते हैं एक चीज बस ध्यान रख रही है लाइफ में, यदि आप एक एग्जाम से डिस्क्वालीफाई होते हैं तो समझिए कि उसका अगला पेपर हार्ड हो जाता है। ये आप देखेंगे कि जैसे ही जून 2011 के पेपर देखेंगे, जो ही दिसंबर 2011 का पेपर देखेंगे, तो लगेगा कि ये तो पेपर बहुत आसान था, 2011 का दिसंबर हार्ड हो गया। फिर जब आएगा जून 2012, लगेगा फिर उससे भी दिसंबर वाला इजी था, ये वाला हार्ड हो गया। क्योंकि सबकी पैटर्न क्या है, हार्ड होने की, ऐसे समझिए। उसका मेन रीजन क्या है कि जो चीजें पूछ ली गई हैं वो तो पूछी नहीं जानी है, पूछा जाना है कुछ एक्स्ट्रा। इसलिए कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, कोशिश करिए कि उसी एग्जाम में क्रैक करने की कोशिश करिए। अगर ये सोचेंगे कि नहीं पिछला नहीं हो पाया था, इस तरह से नहीं, आप इजीली तैयारी करिए। और कुछ ट्रिक्स भी होंगे जो बताए जाएंगे आगे चल के कभी, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, कुछ जगह इंग्लिश इंपॉर्टेंट होगी, कुछ जगह हिंदी भी इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए मैं सोचा बायलैंग्वेज बताया जाए, ताकि कहीं पर हिंदी भी देख लिया जाए, कहीं पर इंग्लिश भी देख लिया जाए, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि कोई क्राइटेरिया नहीं है। कुछ चीज़ें जैसे भी समझ में आए, हम लोगों को इजीली समझ में आना चाहिए। आप लोगों को कमेंट करिएगा, जैसे भी आएगा हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, कुछ चीज़ें बाउंड्री भी समझ लीजिए कि पहले 2013-14 तक लगभग क्या होता था कि 2 पेपर होते थे, ऐसे समझिए। कुछ चीज़ें मैं बेसिक बता दूं, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2012-13 से पहले क्या होता था, एक सेकेंड पेपर होता था जो ये है, और एक थर्ड पेपर होता था। थर्ड पेपर रिटेन होता था, रिटेन। ओके, लेकिन जानते हैं कि युग धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का युग है, और कापी चेक करने में जानते हैं वेरिएशन हो सकता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कापी चेक होगी तो अलग है, बीएचयू में चेक होगी तो उसका अलग है, दिल्ली विश्वविद्यालय चेक होगी तो अलग है, तमिलनाडु के चेन्नई यूनिवर्सिटी में चेक होगा तो कुछ अलग है। तो इसमें ज़्यादा वेरी कर रहा था रिजल्ट में, इसीलिए क्या किया गया कि 2013-14 से थर्ड पेपर भी जो रिटन होता था उसको भी ऑप्शनल बना दिया गया। ओके, फिर धीरे धीरे चीज़ें, जैसे हम लोग इसी एरिया में पास हुए। फर्स्ट पेपर जानते हैं जीएस होता है, जो जनरल अवेयरनेस के लिए चीज़ें होती है, रिसर्च एप्टीट्यूड, उसको भी देखा जाएगा आगे चल के। तो यहाँ पर फर्स्ट पेपर तो हो गया अवेयरनेस वाले, जो कॉमन पेपर होते हैं सबके लिए होते हैं। सेकेंड पेपर होता था
और एक थर्ड पेपर होता था। थर्ड पेपर ऑप्शनल हो गया। लेकिन धीरे धीरे 2018 आते आते क्या हुआ कि 2018 में अब 100 क्वेश्चन आने लगे। इस सेकेंड पेपर हटा दीजिए, क्योंकि मुझे एक बात याद है 2016 में जब मैं देने गया था, जिसमें मेरा JRF हुआ, उसमें एक मैम थी, CBSE बोर्ड मेरा एग्जाम पढ़ा था इलाहाबाद। तो उस समय एक मैम थी, बोली कि जब ये फर्स्ट सेकेंड पेपर हो गया कॉमर्स का और थर्ड पेपर जब होने लगा, तो ये कही कि जब एक ही क्वेश्चन दोनों ऑप्शनल हैं तो ये गवर्नमेंट क्यों नहीं कर देती एक ही। लॉजिक भी सही था कि जब कॉमर्स का आप सेकेंड पेपर भी ले रहे हैं और कॉमर्स का ही थर्ड पेपर ले रहे हैं, दोनों एक क्यों नहीं ले रहे हैं। ये तो नेचुरल क्वेश्चन है ना। और इसको हमको लगता है कि उनकी जिह्वा पे सरस्वती जी वास कर गई और गवर्नमेंट ने कर दिया। तो उसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ने 100 क्वेश्चन को प्रिफर कर दिया। ऐसे क्या होता था, 50 क्वेश्चन ये होते थे सेकंड पेपर एंड 75 क्वेश्चन थर्ड पेपर होता था ऐसे। तो ये थोड़ा इजी होता था, ये थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा होता था, ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप का थोड़ा सा हार्ड होता था। लेकिन आगे चल करके 100 क्वेश्चन होने लगे और अभी तक जो हो रहे हैं उस 100 क्वेश्चन के हो रहे हैं। तो चलते हैं, ये कुछ बाउंड्री थी जो मैं बता दिया। ओके, चलते हैं क्वेश्चन पे। मैच द फॉलोइंग कंपोनेंट बिजनेस इन्वायरमेंट्स। बिजनेस इन्वायरमेंट जानते हैं कंपोनेंट्स होते हैं, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट है। जानते हैं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड लीगल इन्वायरमेंट। तो जिसको पेस्टल एनालिसिस पढ़े होंगे, पेस्टल, ओके, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सिक्योरिटी, फिर टेक्निकल है, लीगल है, एक्सटर्नल है, ये सब इन्वायरमेंट इसके अंतर्गत आते हैं, सोशल। ओके, तो यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक में एग्जिम पॉलिसी होती है, ओके, सोशल इन्वायरमेंट में कस्टम्स, पॉलिटिकल जो सेम है इसी को सेम में रखा गया है, ओके। लीगल इन्वायरमेंट में बिजनेस लॉ एंड बैंकिंग जो चीज़ें हैं, तो ये सेम मैचेज है, तो इसको आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, तो इसमें कौन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ओके। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, प्लानिंग इज ए प्रोसेस, क्या है, गोल ओरिएंटेड, फ्लेक्सिबल, टाइम बाउंडेड, ऑल। तो ऑल एबव है, क्यों है, क्योंकि गोल ओरिएंटेड भी होता है, क्योंकि प्लानिंग आप गोल के लिए करते हैं। फ्लेक्सिबल भी होता है, प्लानिंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्लेक्सिबल ना हो। अगर कोई जब वर्क एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको फ्लेक्सिबल किया सके। एंड टाइम बाउंड भी होना चाहिए, एक प्रिस्क्राइब टाइम में फुलफिल हो, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव नॉट बीन ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। यहाँ पर एक्चुअली पूछा जा रहा है कि 1991 में जानते हैं बेसिकली जुलाई 24 जुलाई 1991 को LPG लागू हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, रेगुलाइजेशन। इसलिए पूछा जा रहा है कि कौन सी चीजें अभी तक ओपन नहीं हुई हैं। तो आप जानते हैं पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर में देखिए गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों वर्क करते हैं, ऐसे समझिए। नेक्स्ट है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, देखिए जियो भी है, BSNL भी है, तो प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है। एजुकेशन सेक्टर आप जानते ही हैं, एजुकेशन प्राइवेट वाले भी हैं, सरकारी कॉलेज भी हैं। लेकिन रेलवे में अभी प्राइवेट अभी नहीं है, धीरे धीरे हो रही है, लेकिन 2011 की क्वेश्चन है इसलिए, लेकिन प्राइवेट अभी भी नहीं है रेलवे, क्योंकि रेलवे गवर्नमेंट ही बनाएगी, भले ही ऑपरेट करने के लिए किसी दूसरे को दे देगी, लेकिन उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किसके द्वारा किया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। उसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन रहेगा, न कि प्राइवेट का। नेक्स्ट है बैट इज इम्पोज्ड, बैट कहाँ पर, इसको जानते हैं वैल्यू एडेड टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स मीन्स कि जो वैल्यू एड होगी, जैसे मान लीजिए कि 10 रुपए की वस्तु थी, उसको 15 किया गया, उसको 20 किया गया सेल करने के लिए, लास्ट स्टेज जाते जाते, तो जो 15 है, 15 से 20 है, तो जो वैल्यू एड हो रही है, यहाँ पे 5 रुपए, यहाँ 5 रुपए, इस पर टैक्स लगेगा, इसी को वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है, राइट। तो डायरेक्टली ऑन कंज्यूमर, ये कंज्यूमर पर नहीं लगता है, ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ऑफ ऑल स्टेज ऑफ फॉर प्रोडक्शन ऑफ फाइनल सेल्स। तो ये ऑल स्टेज पे लगता है, जो बता ना ये स्टेज है 10, 15, 20, तो प्रत्येक स्टेजेस पे ये लगते हैं, इसीलिए दैट इज आंसर इज सी, राइट। तो ये चीज जानते हैं कि GST के आने के बाद यही बैट समाप्त हो गया, लेकिन मान लीजिए कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग को जानते रहना है, ओके।
नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द इंडस्ट्री रिवोल्यूशन टुक प्लेस फर्स्ट। आप जानते हैं ये क्वेश्चन सबसे इजी है, क्योंकि जब सर्वप्रथम कहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, इंग्लैंड में, राइट। तो इंग्लैंड सही हो जाएगा, राइट। 18 और 19th सेंचुरी में जानते हैं कि ये हुआ था, इसलिए तो चारों तरफ से कब्जे हो रहे थे पूरे वर्ल्ड पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहाँ हुआ था, इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था, राइट। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। देखिए ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कहीं पर भी पूछा सकता है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कहाँ पे कब स्टेब्लिश हुआ था, 1977 में। इस बात को ध्यान रखे रहिए, इस फैक्ट को याद रखिए, क्योंकि कभी भी कहीं पर भी पूछा सकता है, मैच करने के लिए पूछा सकता है, राइट। देखिए नेक्स्ट है एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन फर्म। फर्म में एक्स एंड वाई क्या है, पार्टनर है। विथड्रा 1500 एंड 1000 रिस्पेक्टिवली 15 days एवरी ऑफ मंथ ऑफ ऑल 12 month ड्यूरिंग 2009। देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि एक चीज, बेसिक चीज समझिए कि जो फॉर्म होती है, कोई भी फॉर्म में आप पार्टनर है तो क्या हुआ है, जानते हैं सेपरेट एंटिटी रखती हैं। सेपरेट एंटिटी मीन्स कि स्वामी और जो उसकी कैपिटल है वो अलग अलग होंगे। तो ऐसा नहीं है कि यदि आपके मान लीजिए कोई फॉर्म है, कोई मान लीजिए बनाने वाली कोई सूजी बनाने वाली कंपनी है, ओके, फॉर्म है, तो ऐसा नहीं है कि कोई मालिक अगर सूज अपने लिए परचेज करेगा तो वो रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा, रिकॉर्ड रखा जाएगा, लेकिन उसको क्या कहा जाएगा, ड्राइंग किया जाएगा, ड्राइंग विथड्रा, ओके। कितना वो निकालते हैं उसमें से, उसी को कहता है ड्राइंग, कितना वो निकाल रहा है उसमें से अपना पैसा। तो इसमें 3 कॉन्सेप्ट है, इस बात को ध्यान रखे रहिए। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में कॉन्सेप्ट ये है, यदि वो मान लीजिए कि 1 तारीख को निकाल रहा है, प्रत्येक मंथ के 1 तारीख को, ओके, तो शुरुआत में निकाल रहा होगा तो जो इंटरेस्ट चार्ज होगा 6 पॉइंट में 6.5 महीने का चार्ज होगा, ऐसे समझिए। लेकिन यदि वो 15 तारीख को निकाल रहा हो, प्रत्येक को जो यहाँ पर निकाल रहा है, सब लोग निकाल रहे हैं अपने उसमें से पैसा, ऐसे समझिए पैसा उसमें विड्रा कर रहा है अपने लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो ये 6 मंथ के लिए होगा। और यदि मान लीजिए कि लास्ट मंथ में, जैसे किसी भी मंथ के 30 तारीख को वो लोग रूल बना है कि 1 महीना काम करेंगे और 30 तारीख इतना पैसा हम लोग 1500 निकाल लेंगे और ये 1000 निकाल लेगा, ऐसा है मान लीजिए। तो इन दिस कंडीशन में 50.5, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, राइट। तो ताकि अगले क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको डाउट ना हो। तो देखिए ये 15 को निकाल रहा है, इसका मतलब कि 6 मंथ का लगना है, और इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है, 10%। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 15 और क्या करेंगे, 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, 15 6 मंथ, और इसमें कितना परसेंट लगेगा, 10%, ओके। तो 9,000 कितना हो गया, 900, ओके। तो इंटरेस्ट चार्ज क्या हो जाएगा, 900। और नेक्स्ट में उसी प्रकार से 1000 है, मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 10, ये 6 कहाँ से आ रहा है, जो मैं बताया मध्य में निकला जा रहा है, इसलिए 6 आ रहा है, ओके। 100, इसका कितना जाएगा, 600 रुपये। देखिए आंसर ये था, लेकिन जो यूजीसी ने था इसको सही किया था, लेकिन आंसर रियल में ये होगा, राइट। इस बात को ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पे। इफ द परचेज कंसिडरेशन is calculated by adding the various payment to be made, the mention is called। यहाँ पर क्या परचेज कंसिडरेशन है, जैसे आप पढ़े होंगे परचेज कंसिडरेशन से रिलेटेड मर्जर, एमलगमेशन, ये सब चीजें चैप्टर जब पढ़े होंगे कॉर्पोरेट अकाउंट में, तो इससे पूछा जाता था कि यदि कोई परचेज कर रहा है तो उसका प्रतिफल किस में दिया सकता है। तो देखिए ये सभी कुछ से दिया सकता है, लेकिन जब वेरियस पेमेंट बी मेड द मेथड इज कॉल्ड, तो जब परचेज कंसिडरेशन होगा तो लंप सम भी दिया सकता है, नेटवर्क भी जा सकता है, नेट पेमेंट मेथड भी जा सकता है, लेकिन जो रियल में ये है जो यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये द परचेज कंसिडरेशन इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द वेरियस पेमेंट। जब पेमेंट जो कर रहे हैं उस पेमेंट के द्वारा कर रहे हैं तो आप नेट पेमेंट मेथड करेंगे, राइट।
तो इस क्वेश्चन, क्योंकि नेट पेमेंट समझ में भी आ रहा हो कि नेट पेमेंट जितना कर रहे हैं उसी को हम लोग ऐड करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग रिलेट टू द शेयर ऑफ ए कंपनी, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर। जानते हैं जब शेयर आए कंपनी फॉलो करती है किस प्रकार से, पहले वो इशू करेगी एप्लीकेशन कॉल फॉर फीचर, एप्लीकेशन कॉल फॉर फीचर इशू। देखिए इशू तो लास्ट में होगा नहीं थी तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, इशू कॉल इशू के बाद ही होते हैं फॉर फीचर, तो इसका मतलब कि यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि कोई भी शेयर है पहले आप इशू करते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन देते हैं, कॉल लेते हैं, फॉर फीचर करते हैं। इसका थोड़ा डिफरेंस भी जानते हैं। इशू मीन्स शेयर इशू कर रहे हैं, एप्लीकेशन में एप्लीकेशन इन्वाइट कर रहे हैं जिससे प्रोस्पेक्टस है, कॉल मीन्स कॉल करते हैं कि हमको 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपये चाहिए, 10 रुपये चाहिए या 5 रुपये चाहिए, उसको कॉल कहा जाता है। फॉर फीचर मीन्स यदि कोई शेयर का प्राइस देने के लिए बाउंड होता है और ब्रेक पर दे नहीं पाता है तो उसको कहा जाता है कि शेयर कंपनी हरण कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है, राइट। तो इसको कहा जाता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। नेक्स्ट है द फाइनल अकाउंट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जनरली इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कौन से स्टेटमेंट होते हैं, तो देखिए ये प्रोसेस पूछा, द करेक्ट सीक्वेंस इज द स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। तो जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या तैयार किया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग, तो ये फर्स्ट पे हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, आप अकाउंट तैयार करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग के बाद क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे जानते हैं आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के नीचे ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, जो कि एप्रोप्रिएट करता है कि कितना हमको डिविडेंड देना है, कितना रिजर्व रखना है, ये सब चीज़ें एप्रोप्रिएशन में किया जाता है, राइट। और लास्ट में बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो ये प्रोसेस है। इस क्वेश्चन में जो भी प्रोसेस समझ में आ रहा होगा, ये मान लीजिए कि फर्स्ट पे हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया। तो जो भी इसमें सही होगा फर्स्ट फोर, ओके, तो ये वाला सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ रिवेल्ड प्रेफरेंस। अब जानते हैं ये इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, द प्रेफरेंस रिवेल्ड थ्योरी। एक बार मैं थ्योरी की पूरी क्लास बता भी दूंगा तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए द थ्योरी ऑफ रिवेल्ड प्रेफरेंस वाज प्रपोज्ड बाय किसके द्वारा है, पॉल सैमुएल्सन के द्वारा। मार्शल के द्वारा जानते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी है उसके द्वारा दी गई थी। पीटर एफ ड्रकर के द्वारा ऐसी कोई थ्योरी है नहीं, तो क्योंकि मैनेजमेंट के हैं, मार्केटिंग के हैं, तो मार्केटिंग भी पढ़ा जाएगा, ओके। जे आर एक्स की हिक्स और एलन की भी थ्योरी है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। ये कौन सी थ्योरी दी गई, जो इंडिफरेंस थ्योरी कही जाती है, जो इंडिफरेंस थ्योरी, तटस्थता वक्र, ओके। तो इंडिफरेंस थ्योरी, तटस्थता वक्र का थ्योरी जो है जे आर हिक्स के द्वारा दिया गया है। तो ऐसे देखिए क्वेश्चन पढ़ने का ही फायदा है कि आपको एयर मार्शल का भी पता चल गया कि यूटिलिटी से रिलेटेड चीज़ आएगा तो इसको सही कर लेंगे, पी एफ ड्रकर मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें आएंगी तो कर लेंगे, पॉल सैमुएल्सन तो हैं ही, और जे आर हिक्स और एलन आ जाएं तो इंडिफरेंस में आ जाएं, तो इंडिफरेंस के प्रणेता हैं, फाउंडर हैं जे आर हिक्स और एलन। तो इस प्रकार से क्या होता है ना, पेपर देखने का यही फायदा है कि चीज़ें और कंबाइंड हो जाती हैं और आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है, राइट। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज कंसीडर एज मिथ। कौन सा कॉन्सेप्ट जो है मिथ माना जाता है, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, इम्परफेक्ट कंपटीशन। इसका देखिए बेसिक क्वेश्चन ये है कि इसमें से ही पूछा जा रहा है कि कौन सा मार्केट की जो स्ट्रक्चर है, फॉर्म्स हैं, कौन सा मार्केट फॉर्म है ऐसा जो कि ये माना जाता है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है प्रेजेंट टाइम में। तो आप जानते हैं ओलिगोपोली है, निश्चित रूप से कर रही होगी, मोनोपोली बहुत जगह पे कर रही होंगी, जैसे रेलवे है इसमें, क्या पोस्ट ऑफिस है, एक्सेट्रा चीज़ें हैं, जो कि मोनोपोली। इम्परफेक्ट कंपटीशन अप्रूव प्रतियोगिता निश्चित रूप से है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कि कहीं पर भी ऐसा नहीं है कोई भी गुड्स का कि जो 4 प्रकार के लोग बना रहे हों सभी जगह इक्वल प्राइस हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जानते हैं कोई ऐसी मार्केट नहीं है, कोई ऐसी गुड्स नहीं है जो कि बनाने वाले कई लोग हों और वो डिफरेंट टाइप्स के लोग फिर भी इक्वल रेट रखे हों, ऐसा हो नहीं सकता, राइट। नेक्स्ट है ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इन द शॉर्ट रन विल बी इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम क्या होगा, आप जानते हैं इकोनॉमिक्स में MC/AC। देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि एक एवरेज रिवेन्यू की बात होगी,
मार्जिनल रेवेन्यू की बात होगी, एवरेज कॉस्ट की बात होगी और मार्जिनल कॉस्ट की बात होगी। यही सब चीज़ें हैं, सीधी सी बात है। देखिए प्रॉफिट का जो गणना होता है इससे होता है, ओके। और ऐसे बना लीजिए, प्रॉफिट इससे डिसाइड होता है और इससे क्या डिसाइड होता है, इक्विलिब्रियम, सीधी सी बात है, ओके। तो ये ध्यान रख रहिए कॉन्सेप्ट को कि परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा ही होता है जो पूछा जा रहा है, पहली बात। लेकिन पूछा क्या जा रहा है कि इक्विलिब्रियम पूछा जा रहा है, तो इक्विलिब्रियम समझिए कि इस एमआर और एमसी से इससे डिसाइड होता है, राइट। अगर इसी में क्वेश्चन पूछ देता इसके जगह पे कि शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम नहीं प्रॉफिट बताइए कि प्रॉफिट किससे डिटरमाइन करते हैं, तो इसके जगह पे मान लीजिए देता ए आर इक्वल टू एम आर, ए आर इक्वल टू ए सी, ये कौन सही हो जाते हैं, ओके। क्योंकि इससे प्रॉफिट डिसाइड होगा और इससे इक्विलिब्रियम, संतुलन कहाँ होगा, उसके आगे प्रॉफिट डिसाइड होगा। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि क्या कैसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं। तो देखिए ये नोट कर लिया करिए, यही सब देखिए पढ़ाई का मेन ऑब्जेक्टिव मेरा पेपर का यही है कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं पेपर इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एडिशनल चीज़ें बताई जा रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो जितना मैं इजीली बता दिया हूँ, आप देख रहे हो खुद जान रहे हो, इतना इजी से नहीं बताया जा सकता है, उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा। यही फायदा है पेपर सॉल्व करने का, राइट। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, मैच कराना है। परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोली है, मोनोपोली है। जानते हैं परफेक्ट कंपटीशन में हर जगह परफेक्ट रहती है चीज़ें, इक्वल इक्विलिब्रियम होता है, हजारों लोग सेल करने वाले होते हैं, प्राइस इक्वल होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। मोनोपोलिस्टिक में थोड़ा सा कम, मोनोपोली में एक होंगे, मोनोपोलिस्टिक में थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएंगे, 2-4 हो जाएंगे। ओलिगोपोली में 2-3 हो जाएंगे, मोनोपोली में एक ही होगा। अब देखिए कंट्रोल, सीधी सी बात ऐसे समझिए कि मोनोपोली का सबसे ज़्यादा कंट्रोल होता है। क्यों मोनोपोली, तो इसलिए तो मोनोपोली है। जब मोनोपोली मीन्स क्या होता है, मोनोपोली में सिंपल सी बात है कि जो अपने सप्लाई पर या गुड्स की सप्लाई पे कंट्रोल कर रहा है उसी को मोनोपोली कहा जाता है। और जानते हैं मैं जब अकेला ही प्रोडक्शन करने वाला हूँ तो मैं तो सप्लाई कर ही सकता हूँ। जैसे रेलवे है, रेलवे की गवर्नमेंट बोल दे आज बंद हो जाएगा, क्या कर लेगा कोई, क्योंकि उसकी सप्लाई पूरी कंट्रोल है। लेकिन जैसे मान लीजिए क्या जियो है, कह दे कि हम बंद करेंगे, तो क्या अब एयरटेल तो थोड़े बंद कर देंगे, वोडाफोन थोड़े बंद कर देंगे, इसका मतलब क्या है, आपकी मोनोपोली नहीं है। तो मोनोपोली मीन्स कंट्रोल की बात की जा रही है। कंट्रोल किस बात की, सप्लाई की, राइट, कि जो गुड्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर सप्लाई पर किसका अधिकार है। तो ऐसे समझिए कि मोनोपोली में क्या होगा, सम कंट्रोल होगा, ओके, चाहे यूजुअल कंट्रोल में समानता कंट्रोल माना जाता है, राइट। ओलिगोपोली में परफेक्टली सम कंट्रोल, परफेक्ट में नो कंट्रोल। में बताया ना परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा कि इक्वल होंगे, आप नहीं सेल करेंगे दूसरा कर देगा, आप नहीं प्रोडक्शन करेंगे दूसरा प्रोडक्शन कर देगा। तो ये भी एक तरह से सेम मैच किया गया है, राइट। और इसको यदि सीक्वेंस से करना होगा ऐसे समझने के लिए, तो समझिए ऐसे कि पहले मोनोपोली होती है, ओके, मोनोपोली के बाद ऐसे समझिए मोनोपोलिस्टिक होती है, मोनोपोलिस्टिक के बाद ओलिगोपोली, ओलिगोपोली के बाद परफेक्ट। ये मैं सीक्वेंस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे समझिए कि इसमें सबसे कम सेलर होंगे, मीन्स एक ही होगा, उससे थोड़ा ज़्यादा इसमें होंगे, इससे ज़्यादा थोड़ा इसमें होंगे और इसमें सबसे ज़्यादा होंगे। इस सीक्वेंस को याद रखेंगे ना तो क्या होगा कि चीज़ें आपको बहुत क्लियर रहेंगी कि इसके बाद सबसे कम मोनो एक होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे मोनोपोलिस्टिक में, ओलिगोपोली में थोड़ा 4-5 होंगे। मोनोपोलिस्टिक को जानते हैं इम्परफेक्ट भी कहा जाता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन। अगर इम्परफेक्ट पूछा जाए मोनोपोलिस्टिक लगभग बोथ आर सेम, राइट। तो ये सब चीज़ें आप जानते रहेंगे, ये सीक्वेंस देखिए नोट कर लेंगे ना, बहुत इजी रहेगा पढ़ने में। तो इसका मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा कंट्रोल इस पर होगा, थोड़ा सा कंट्रोल इसमें होगा, इससे भी थोड़ा कंट्रोल इससे होगा और इस पर एकदम कंट्रोल नहीं होगा, इसलिए नो कंट्रोल लास्ट में लिखा गया है, राइट। तो आप ऐसे समझेंगे तो चीज़ें समझ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, तो देखिए जैसे इसमें है तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नेक्स्ट है, देखिए इसमें एक चीज़ और ध्यान रख रही है, ये ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, इस ट्रिक को मुझसे ध्यान रख रही है। मोस्ट ऑफ चीज़ों में जो एसर्शन और रीजनिंग होती है, स्टेटमेंट या रीजन्स होते हैं,
इसमें ये मान के चलिए कि या तो दोनों सही होंगे, ओके, या व्याख्या कर रहे होंगे। या तो दोनों सही होंगे, बस व्याख्या नहीं कर रहा होगा, या दोनों सही होंगे व्याख्या कर रहा है। इसी को सबसे ज्यादा अगर आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो यही दो ऑप्शन लेना है, राइट। दूसरा कोई भी चीज नहीं रखना है, इस बात को ध्यान रख रही है लगभग, क्योंकि सबसे ज्यादा यही सही होता है। इस बात को क्लियरली याद रखिएगा, राइट। चलिए देखते हैं। द डिमांड, अभी समझ में हो सकता है किसी को ना आ रहा हो, लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ेंगे समझेंगे तो मेरी बात से आप एग्री करेंगे कि आप सर सही कर रहे थे कि यही दोनों आंसर सबसे ज्यादा सही होते हैं, राइट। और गलत हो गए तो समझिए कि बहुत ईजी है, राइट। और चीजें ट्रिक धीरे धीरे बताई जाएंगी। द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ ए फर्म अंडर ओलिगोपोली एट द प्राइस हायर देन द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेज। यहाँ बताया जा रहा है कि डिमांड प्रोडक्ट क्या होती है, ओलिगोपोली में प्राइस हायर देन प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेज, जो मार्केट प्राइस है उससे क्या होती है, हाई होती है। तो ऐसा होता नहीं है, गलत है। द ओलिगोपोलिस्टिक फर्म फेस किंड डिमांड कर्व, तो किंड डिमांड कर्व क्या होता है, ऐसे ऐसे, तो इसको किंड कहा जाता है, राइट। थोड़ा सा ऐसे जाके ऐसे हो जाए, इसको किंड वक्र कहा जाता है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, राइट। तो किंड वक्र, इसका मतलब क्या है कि रीजन सही है, ये गलत है। इससे क्या होगा ना कि अब इससे क्या होगा, ये सिचुएशन आ गया ना, तो ऐसे समझिए कि ये तुरंत ये सही हो गया। तीनों का ध्यान नहीं रखना, क्योंकि एक गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो इसलिए सबसे ज्यादा लिख देखिए, जब ना आता तो समझिए कि इसमें से दोनों से मारिए, समझ रहे हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा, राइट। इस बात को ध्यान रखे रहिए। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो हमेशा अगला गबला, राइट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जल्दी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जहां जहां चीजें, देखिए इतनी बार ये सब चीजें आएंगी ना, खुद 2 साल 4 बार पेपर पढ़ेंगे ना तो लगेगा कुछ चीजें रिपीट ही हो रही हैं, राइट। धीरे 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 चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आपको देखना नहीं है, बस इसको सुनते रहिए, समझते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए, ऑटोमेटिक देखेंगे बहुत कुछ हजार हजार क्वेश्चन तैयार आपके रहेंगे, राइट। ए फैक्ट्री देयर वाज 1000 वर्कर कंसिस्टिंग 400 ए ग्रेड वर्कर्स एंड 600 बी ग्रेड वर्कर्स। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि ए ग्रेड के वर्कर कितने हैं, 400, बी ग्रेड के वर्कर कितने हैं, 600, इन ए ग्रेड 300 मेल, ए ग्रेड में कितना है, इसमें 300 मेल है, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, 100, सिंपल सी बात। एंड बी ग्रेड ओनली 200 मेल वर्कर्स, इसमें क्या है 200 मेल हैं, तो कितना हो जाएगा, 400 फीमेल हो जाएंगी, सिंपल सा। हाउ मेनी फीमेल वर्कर्स आर देयर इन द फैक्ट्री, 400, 500, 500 हो जाएगा, सिंपल, इतना सिंपल है, ओके। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है व्हेन ए पॉपुलेशन, अब यहाँ देखिए रिसर्च क्वेश्चन आ गया है। रिसर्च का देखिए क्लास पढ़ा होगा, जो लोग देखना चाहते हो वो प्लेलिस्ट में बना हुआ है, रिसर्च मेथोलॉजी से रिलेटेड जाकर देख सकते हैं। उसमें टेस्ट वोस्ट पढ़ाना है, टेस्ट में आगे कभी कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, व्हेन ए पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन मीन्स कि असमान है, ऐसे समझिए, असमान, ओके। जब कोई असमान पॉपुलेशन है जो कि एक तरह का करेक्टर नहीं है पॉपुलेशन में, और उससे आपको सैंपल कलेक्ट करना है, तो इन दिस कंडीशन में इट इज डिवाइड इन ग्रुप्स। तो डिवाइड क्या है, डिवाइड हुई है, अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग करेक्टर है, अलग अलग उसकी क्वालिटी है, एटसेट्रा, सो दैट देयर इज होमोजेनियस विद इन द ग्रुप एंड हेट्रोजेनिटी बिटवीन द ग्रुप्स। इसका मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पर जैसे कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, तो इस ग्रुप में होमोजेनियस है, समान है, लेकिन इसके साथ ही असमान है, समझ रहे हैं। जैसे 10th के लड़के हैं तो 10th के सीबीएसई बोर्ड के लड़के होमोजेनियस, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के 10th के लड़के और ईपी बोर्ड के 10th के लड़के दोनों हेट्रोजेनियस, दोनों असमान हैं, ओके। इस तरह से तो होमोजेनियस में क्या होती है, समान, ऐसे समझिए, जिसकी बात की जा रही है समान मीन्स समान क्वालिटी, समान किस बात के लिए, इक्वल क्वालिटी के लिए, इक्वल उसके जो कैरेक्टर्स हैं, क्वालिटीज हैं, इनके लिए समान है। लेकिन जब ग्रुप्स, एक ग्रुप होमोजेनियस है बट 2 ग्रुप्स देखा जा रहा है, तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से अलग है, इसकी बात ऐसे कह रहा है। तो इन दिस कंडीशन में कौन सा सैंपल आप यूज करेंगे, राइट। अब देखिए, एंड सम आइटम्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द ईच ग्रुप्स, इट इज केस ऑफ, और सभी कुछ आइटम्स उससे सिलेक्ट किए जा रहे हैं, रैंडम सैंपलिंग
जिसको देखना वीडियो पड़ा हुआ है जाके देख सकते हैं। रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, कौन कौन चीज़ें होती हैं। देखिए क्लस्टर सैम्पलिंग, एक एक करके पढ़िए। क्लस्टर सैम्पलिंग मीन्स गुच्छा, कि जहां से हम सैंपल लेंगे सब ले लेंगे, दैट इज क्लस्टर सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग रैंडम मीन्स, इसका मतलब क्या है, इसमें हमारा रोल नंबर है 1 to 100, ओके। तो 1 to 100 में आप बोल दिए कि प्रत्येक 5 वाला लड़का लेंगे, 5, 10, 15, इसको सिस्टमेटिक कहा जाता है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, पूरी सैंपल का नॉलेज होना आवश्यक है। यदि पूरी सैंपल का नॉलेज नहीं होगा तो आप सैंपल नहीं ले पाएंगे, राइट। नेक्स्ट है कोटा सैंपलिंग। कोटा में पहले से ही कोटा डिसाइड करते रहे हैं कि हम इतना ही सैंपल लेंगे, दैट इज कोटा सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहा जाता है इसको। इसका आंसर क्या होगा, स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड में स्तर। अब क्या करेंगे कि जो हेट्रोजीनियस है, जिससे हेट्रोजीनियस, तो क्या करेंगे, ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, मान लीजिए ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप। तो ये क्या है, ये एक दूसरे में तो हेट्रोजीनियस है, असमान है, लेकिन एक दूसरे से समान है। मतलब इसमें जो डाटा है वो समान है, इसमें जो डाटा है समान है, इसमें जो डाटा है वो समान है, लेकिन एक दूसरे से ये भिन्न है। इसमें तो क्या करेंगे, कुछ डाटा यहाँ से ले लेंगे, 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 तो सैंपल कलेक्ट हो जाएगा। इसी की बात किया जाता है, स्ट्रेटिफाइड कर देता है, स्तर में डिवाइड कर देता है, राइट। चलते हैं आगे, धीरे धीरे चीजें और देखेंगे ही। Which one of them among following is a small sample? स्मॉल सैंपल किसको कहा जाता है, जानते हैं 30 से नीचे को स्मॉल सैंपल कहा जाता है, राइट। 30 से नीचे को, 30 से ऊपर हो गए तो इसीलिए ऑल द अबव हो जा रहा है। स्मॉल सैंपल में 5 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 29 भी आ सकता है, राइट। नेक्स्ट है which one of the following aware is used for research analysis? रिसर्च एनालिसिस जानते हैं, ERP दूसरी टैली अकाउंटिंग के लिए है, ERP है, SAP है। इसमें क्या है, SPSS। SPSS जो होती है उसको आप रिसर्च टूल्स के लिए यूज करते हैं, राइट। जब जैसे हम लोग भी PhD किए तो इसमें क्या होता है, SPSS यूज किया जाता है, जो कि एक रिसर्च सॉफ्टवेयर है, राइट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जानते हैं मोटिवेशनल के थ्योरीज हैं जो बहुत इजी हैं। इसके आगे भी मोटिवेशन की थ्योरी है जो आगे अभी देखा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, मैस्लो की थ्योरी कौन सी है, नीड हायर की थ्योरी जानते ही हैं, हर्जबर्ग की हाइजीन थ्योरी, आउची की जेड थ्योरी, मैग्रीगर की XY थ्योरी। तो इसको क्या करिए, लिख लीजिए, राइट। तो इससे क्या होगा कि चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो दोबारा कभी आपको स्टडी नहीं करना पड़ेगा। जब भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप इन द डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किया जाता है, राइट। देखिए यहाँ पर क्या होगा, कोई भी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, सेलेक्ट करेक्ट सीक्वेंस। तो करेक्ट सीक्वेंस में क्या करेंगे, देखिए डिफाइन द प्रॉब्लम, कंसीडरिंग अल्टरनेटिव्स, कंसीडरिंग लिमिटेशंस, सेलेक्ट ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव्स एंड इम्प्लीमेंटेशन। देखिए पहला पे क्या करेंगे, डिफाइन द प्रॉब्लम करेंगे, राइट। नेक्स्ट पे कंसीडरिंग अल्टरनेटिव्स, कंसीडरिंग लिमिटिंग फैक्टर का फर्स्ट पकड़ लेंगे तो हमारा थर्ड आ गया। आफ्टर दैट क्या करें, एक तरह से समझिए तो सीक्वेंस में दिया गया है, ओके। डिफाइन द प्रॉब्लम कर रहे हैं, कंसीडर अल्टरनेटिव्स कर रहे हैं, लिमिटेशन फैक्टर कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। तो फोर्थ इसीलिए देखिए सबसे लास्ट में। अब क्यों प्रॉब्लम समझ में नहीं आई, क्योंकि जब लास्ट में इसको होना ही है, क्योंकि अल्टरनेटिव इंप्लीमेंटेशन करना है, ओके। तो इंप्लीमेंटेशन 4 इसी में है, इसीलिए आंसर सही हो जा रहा है, राइट। कंफ्यूजन कब होता है, जब ये 4 एक दो में और हो जाते हैं, क्योंकि ये क्लियर है कि इंप्लीमेंटेशन अल्टरनेटिव सब लास्ट में आएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट दैट द यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स प्रिंसिपल स्टेट दैट द should be only one objection, predetermined objective, coordination among objectives। तो देखिए यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव मींस क्या है, कोऑर्डिनेशन एमंग द ऑब्जेक्टिव्स, कोऑर्डिनेशन करना है, ओके। ओनली वन ऑब्जेक्टिव मींस नहीं है, प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोऑर्डिनेशन करना है एमंग ऑब्जेक्टिव्स के बीच में, राइट। नेक्स्ट क्या है, द कांसेप्ट ऑफ एमबीओ, जानते हैं किसके द्वारा दिया गया है, पीटर एफ ड्रकर के द्वारा। एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये मैं क्लास पढ़ाया हूँ मैनेजमेंट में, तो जिनको कॉन्सेप्ट ना पता चल रहा है तो जा करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। नेक्स्ट है व्हिच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स के सबसे मोस्ट प्रिंसिपल कौन से हैं,
प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल जजमेंट, प्रोपोर्शन ऑफ द सेक्युलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल जजमेंट। तो आप क्या करते हैं, कोई भी जजमेंट जो लेते हैं वो प्रोपोर्शन में लेते हैं, अनुपातिक रूप से कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, एटसेट्रा, ये सब चीजें आप लोग लेते हैं, राइट। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच दियर ऑथर्स। तो कौन कौन सा ऑथर्स हैं जिनको दिया गया है डेफिनेशन। देखिए ये क्या है, डेफिनेशन पढ़ने वाली चीज है, कि किस प्रकार से आप पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे। मार्केटिंग इज डिलीवरी ऑफ ए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्या है, मार्केट क्या करता है, डिलीवर करता है, क्या करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये किसका है, सॉरी ये किसका है, पॉल ए मंजूर के साथ। ओके, मार्केटिंग कंप्रीज बोथ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज। ये किसका है, ये पायल का है। ओके, नेक्स्ट, मार्केटिंग इज ए ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड एट सेटिस्फाइंग नीड एंड वांट्स थ्रू एक्सचेंज प्रोसेस। ये किसका है, फिलिप कोटलर। एंड लास्ट, मार्केटिंग इज द प्रोसेस, मार्केटिंग इज प्रोसेस व्हिच कन्वर्ट ए रिसोर्स डिजिटल नॉलेज इन कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू इन द मार्केट प्लेस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन उस साइड फर्स्ट इसका हो जाएगा। ओके, इसका देखेंगे, ये किसके द्वारा दिया गया है, पीटर एफ ड्रकर के द्वारा। तो इसको क्या करना है आप लोगों को, केवल इसको याद कर लीजिए कि किसके द्वारा कौन कौन से दिया गया है, राइट। तो ध्यान रखना है कि मार्केटिंग इज द डिलीवरी ऑफ, किसके द्वारा दिया गया है, पाल मंजूर के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है मार्केटिंग कंपनी बोथ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज, किसके द्वारा दिया गया है, पायल के द्वारा। और ये सेटिस्फाइंग ए नीड थ्रू, देखिए कुछ नहीं याद आ रहा हो तो कम से कम कुछ, जैसे सेटिस्फाइंग है, वांट्स थ्रू है, एक्सचेंज है, ये किसके द्वारा दिया गया है, फिलिप कोटलर के द्वारा। और ये मार्केटिंग प्रोसेस विच कन्वर्ट रिसोर्स डिजिटल नॉलेज इनटू ए कंट्रीब्यूट इकोनॉमिक वैल्यू इन द मार्केट प्लेस, ये किसके द्वारा दिया गया है, पीटर एफ ड्रकर के द्वारा। तो इस तरह से कुछ चीजों का आप लोग याद कर सकते हैं, राइट। और इसको लिख के भी रख लेंगे तो और चीजें क्लियर रहेंगी। देखिए नेक्स्ट है, Which one of the following is not the mode of direct distribution system? कौन सा मार्केटिंग के क्वेश्चन है, जानते हैं, डायरेक्ट कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है। ट्रेडिंग मीडिएटर्स, जानते हैं मीडिएटर्स हैं तो भी डायरेक्ट है। वेंडिंग मैकेनिज्म, ये भी डायरेक्ट है। वन सेल्स रिपोर्ट, ये भी है। फ्रेंचाइजी शॉप्स। तो ट्रेडिंग मीडिएटर्स, जो ट्रेडिंग मीडिएटर्स हैं वो क्या है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, राइट। क्यों नहीं है, क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं मीडिएटर्स के द्वारा, तो ये कैसे डायरेक्ट हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राइट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड करेक्टली, कंज्यूमर प्रमोशन, डीलर प्रमोशन, इंटरनल सेल्स प्रमोशन, नॉन ऑफ द अबव। मींस ये पूछा जा रहा है कौन किससे रिलेटेड है। तो कंज्यूमर का प्रमोशन सेल्स मीटिंग के द्वारा, डीलर प्रमोशन डिस्प्ले अलाउंस, इंटरनल सेल्स प्रमोशन फ्री सैंपल। तो देखिए इंटरनल सेल्स नहीं है, फ्री सैंपल एक्सटर्नल सेल्स प्रमोशन है। ओके, डीलर प्रमोशन डिस्प्ले अलाउंस। तो जो डीलर का प्रमोशन होता है वो क्या, डिस्प्ले किया जाता है, जिससे देखिए डीलर जो होते हैं उनको डिस्प्ले करते रहते हैं, घूमते रहते हैं कि ये बाइक है, ये है, तो इसको ये अलाउ है, इसीलिए ऑप्शन ये सही हो रहा है, राइट। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज ए स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर बिहेवियर इन इंडिया। तो ये बात सही है, कंज्यूमर बिहेवियर पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है। मोस्ट ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स टेक अदर डिसीजन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। दोनों सही है, दोनों रिलेटेड। देखिए इसको समझने का सबसे तरीका क्या है, जब एक ही चीज से रिलेटेड हो तो समझिए कि व्याख्या भी कर रहा है। ओके, तो दोनों सही हो जाएगा। तो इसमें कौन से हो जाएंगे, सही। ओके, डी वाला ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट है रोड ब्लॉकिंग एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट में एक कॉन्सेप्ट है रोड ब्लॉकिंग का। रोड ब्लॉकिंग मीन्स ऐसे समझिए कि 10 टीवी है, 10 टीवीज, 200 टीवी पे एक ही बार में एक ही एडवर्टीजमेंट, एक एड दिखाना, क्या है, रोड ब्लॉकिंग है। इस बात को ध्यान रख रहिएगा। रोड ब्लॉकिंग मीन्स कि एक बार में एक एडवर्टीजमेंट को एक साथ दिखाना, जो भी मीडिया चल रहा है, जो भी मोबाइल है, चाहे जो भी लोग कोई सीरियल देख रहे हैं, तो हर जगह एक ही आ जाए एडवर्टीजमेंट, इसी को कहता है रोड ब्लॉकिंग। ओके, तो ऐसा नहीं सोचना है कि रोड ब्लॉकिंग मीन्स कि रोड ब्लॉक करने की बात की जा रही है। ओके, तो यहाँ पर कौन सा होता है, एडवर्टाइजिंग ए प्रोडक्ट बाय ब्लॉकिंग ए रोड, पुटिंग एडवर्टाइजमेंट ऑन ए ब्लॉक रोड, a technique of gathering potential customer, no advertising a product on all similar TV radio channel at same time।
होता है ना सेम टाइम, ये वाला ऑप्शन आपका डी वाला सही हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल इज द अमाउंट फंड्स नेसेसरी टू कवर द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द एंटरप्राइज। सही है, वर्किंग कैपिटल क्या करता है, फंड करता है नेसेसरी डे बाय डे को कंट्रोल करने के लिए। सर्कुलेटिंग कैपिटल मीन्स करंट एसेट्स ऑफ ए कंपनी दैट आर चेंज्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम वन फर्म टू अनदर। होगा, ये भी दोनों इसका मतलब सही हो जाएंगे, ए एंड बी दोनों। तो याद रखिएगा वर्किंग कैपिटल डेली रूटीन के लिए होता है, सर्कुलेटिंग कैपिटल मीन्स ये जो चेंज हो रहा है, राइट। नेक्स्ट, सॉरी, पे बैक पीरियड मेथड। अब ये क्वेश्चन कहाँ से है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। तो पे बैक पीरियड मेथड मेजर द ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी इज प्रोजेक्ट, नहीं, क्योंकि ये अकाउंटिंग से रिलेटेड चीज है। कैपिटल राशनिंग एंड कैपिटल बजटिंग मीन द सेम थिंग, नो। कैपिटल राशनिंग मीन्स पूंजी को किस प्रकार से बेपूर्ण तरीके से लगाया जाए, और कैपिटल बजटिंग मीन्स कैपिटल की बजट तैयार कर रहे हैं और कहाँ से पैसा लगाना है। ओके, राशनिंग मीन्स किस मिनिमम फंड को किस प्रकार से मैक्सिमम फंड में ये मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा सके, राशनिंग है, राइट। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न आर द सेम, ये सही है। रेट ऑफ मेथड टेक्स इनटू अकाउंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम में वैल्यू ऑफ मनी नहीं रखती है। ओके, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, कौन से करेक्ट है। ए रेशियो इज अर्थमेटिकल रिलेशनशिप वन नंबर अनदर नंबर्स, करेक्ट है। लिक्विडिटी रेशियो आल्सो नोन एज रूल थंब ऑफ करंट, रूल ऑफ थंब नियम क्या है, 2.1 2 proportion of 1, सही है। डेब्ट इक्विटी रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन आउटसाइडर फंड एंड शेयर होल्डर्स फंड। डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या दिखाता है, आउटसाइडर फंड्स कितने हैं और शेयर होल्डर्स फंड आपके पास कितने हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन ये सब सही है। ओके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये तीन तो कॉन्सेप्ट क्लियर था। लिक्विड रेशियो को ही ऐसे टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है, क्योंकि मुझे थोड़ा याद आ गया था करंट रेशियो का। ओके, तो ये दोनों सेम होती हैं। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, बेसिक मैनेजमेंट इससे क्या है, वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। वेल्थ किसकी वेल्थ को, शेयर होल्डर्स फंड को। तो जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन कॉन्सेप्ट है। ओके, नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डेब्ट एंड इक्विटी। देखिए, डेब्ट और इक्विटी के रिलेटेड कहाँ हम लोग पढ़ते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर में। जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें हम लोग पढ़ते हैं। फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल बजट में कैपिटल को यूज करते हैं, कहाँ से हम लोग रिटर्न ज़्यादा आएगा। ओके, एसेट्स स्ट्रक्चर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है नहीं। कैपिटल स्ट्रक्चर में यहाँ डेब्ट और इक्विटी की हम लोग रेशियो को देखते हैं, जिससे एनवाई अप्रोच पढ़े होंगे, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ये सब चीज़ें इसमें हम लोग देखते हैं, राइट। परेशान रहिए, इसमें चीज़ें और आगे पढ़ी जाएंगी तो समझ में आ जाएगा और चीज़ें। ओके, HRM इज मैनेजमेंट ऑफ, HRM में क्या क्या, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, सोशल बिहेवियर एंड बिजनेस एथिक्स, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयज। तो HRM में क्या होता है, उसमें चीज़ें ये सब चीज़ें आती हैं, जिसमें से जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं, राइट। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट इन कंसर्न विद। ओके, रिक्रूटमेंट किससे रिलेटेड है, सिलेक्शन ऑफ राइट कैंडिडेट, डेवलपिंग ए प्रोडक्ट। देखिए, सिलेक्टिंग ये कैंडिडेट किसका है, ये सिलेक्शन का प्रोसीजर है। ओके, सिलेक्शन। ओके, डेवलपिंग ए फुल पोटेंशियल एम्प्लॉय, यहाँ पर क्या है, ये सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रिक्रूटमेंट में क्या है, ओनली फॉर इनवाइट एप्लीकेशन, इनवाइट एप्लीकेशन दैट प्रोसेस इज रिक्रूटमेंट। केवल जो पोटेंशियल जो वर्कर हैं, जो हायर करने वाले हैं, उनको एकीकृत करने की प्रक्रिया है रिक्रूटमेंट है। सिलेक्शन की प्रक्रिया में देखा था कौन सेलेक्ट किया जाएगा, कौन सा रिजेक्ट किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट, द मैकेनिज्म ऑफ आइडेंटिफाई एम्प्लॉय ग्रोथ पोटेंशियल इज डन थ्रू जॉब इनरिचमेंट, जॉब इवैल्यूएशन, जॉब असेसमेंट सेंटर या पोजीशन डिस्क्रिप्शन। तो जॉब असेसमेंट सेंटर में ये सब चीज़ें होती हैं। ओके, जॉब असेसमेंट सेंटर में। जॉब इनरिचमेंट में क्या होता है, जॉब एनरिच मीन्स कि आपको एक पद मिला है, आपको एक और पद दे दिया जाए, तो जॉब एनरिच किया जा रहा है, राइट। जॉब इवोल्यूशन मीन्स जॉब का आपको मूल्यांकन किया जा रहा है। जॉब असेसमेंट सेंटर बता ही दिया, आइडेंटिफाई एम्प्लॉयज ग्रोथ पोटेंशियल कितना है उसका,
और पोजीशन डिस्क्रिप्शन मीन्स उसकी पोजीशन का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कितना है। ओके, नेक्स्ट है एन इंटरव्यू कंडक्ट एट द टाइम, एन इंटरव्यू कंडक्टेड एट द टाइम ऑफ एन एम्प्लॉय लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन, जब ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय को छोड़ रहा है उस समय कौन सा इंटरव्यू लिया जाता है, एग्जिट इंटरव्यू। ओके, नॉट फीडबैक, कन्विंसिंग नो, डायरेक्टेड नो, एग्जिट इंटरव्यू को लिया जाता है, राइट। नेक्स्ट, ए मैनेजर डेलीगेट अथॉरिटी, ठीक है, मैनेजर अथॉरिटी डेलीगेट करता है, कोई दिक्कत नहीं है, डेलीगेशन अथॉरिटी आप पढ़े भी होंगे। नेक्स्ट क्या है, द मैनेजर्स वांट सर्क हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर करना चाह रहा है। ओके, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि जो ए इज करेक्ट हो जाएगा लेकिन आर रीजन इसका गलत है, राइट। तो ये सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसलिए थोड़ा ही दे रहा है, अपनी डेलीगेट अथॉरिटी कर रहा है, वो तो वर्क कराने के लिए कर रहा है कि अथॉरिटी दे देंगे तो लोग वर्क करते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, देखिए फॉलोइंग ये सब चीज़ें क्या है कि इसको रट लीजिए, तो इससे क्या होगा, एक बार याद कर लेंगे तो हमेशा चीज़ें जहाँ भी मैचिंग करनी हो सकता है एक क्वेश्चन आए लेकिन इसका एक पॉइंट कहीं पर आ जाए, इसलिए चीज़ों को आप लोग पढ़ते रहिए। यूनिट चैप्टर 1964 में, ओके, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या है 1949, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921, नाबार्ड 1982। तो जो भी होगा आप मैच कर लीजिएगा, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ओके, याद भी कर सकते हैं। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स डिक्लेयर्ड 1996 एप्लीकेबल फॉरेन बैंक्स, कोऑपरेटिव, प्राइवेट, ये किसके लिए होता है, नेशनल बैंक के लिए। ओके, जो नेशनल बैंक है उनके लिए कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स डिक्लेयर किए गए, कब किए गए 1996 में। देखिए इससे क्या पता चल जाएगा कि जब पूछा जाएगा कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स कब इम्प्लीमेंट हुआ 1996 में, किसके लिए हुआ, नेशनलाइज बैंक के लिए। तो आज भी जो हमारा नेशनलाइज बैंक है वो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, देखिए इसमें स्विफ्ट, ये स्विफ्ट है, आप जानते हैं जो स्विफ्ट एक कोड है, उस कोड के द्वारा इसको फॉलो किया जाता है, जब मनी ट्रांसफर होती है तो इसको लिखा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, सोसाइटी फॉर, इसको याद रखिएगा, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन, तो समझ गए, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। ये आगे देखेंगे, अगला कभी पेपर आएगा देखिए फुल फॉर्म पूछा भी गया था। ओके, मुझे उस समय जब पेपर में दिया था तो आई थिंक हमको याद आ रहा है, तो मैं इसी से देखिए सही कर ले गया था, क्योंकि देखिए एक बार क्या पूछा गया, कौन सा यूज होता है, और अगला कभी अब देखेंगे 2-3 साल बाद पेपर देखिए आएगा तो उसमें आई थिंक 2015 या 16 में आएगा, तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा। ओके, तो उस समय सही हो जाते हैं क्वेश्चन, ऐसे सॉल्व किए रहते हैं। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए ना, उसको डिटेल थोड़ा सॉल्व करिए, इसलिए मैं चीज़ों को बता भी दे रहा हूँ। ओके, देखिए नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देखिए कंट्रोल, अब जानते हैं कि जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाती है तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होने के बाद आरबीआई क्या करती है, क्रेडिट को कंट्रोल करती है। तो क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए सिंपल से क्या बात है कि किस प्रकार से पब्लिक से पैसा उसके पास आ जाए, उसी को क्रेडिट कंट्रोल कहा जाता है, सिंपल वे में। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सेल सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट एंड हाई कैश रिजर्व, पहले ऐसे सही हो गया। इससे क्या होगा, सेल सिक्योरिटी करेंगे तो पब्लिक परचेज करेगी, जब पब्लिक परचेज करेगी तो पैसा कहाँ चला जाएगा, आरबीआई के पास चला जाएगा, नहीं सेंट्रल बैंक के पास, तो सेंट्रल बैंक के पास चला जाएगा तो क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा। सपोज नेक्स्ट है हाई द कैश रेशियो रेशियो, मान लीजिए 10% था कैश रेशियो रेशियो, इसको 15% कर दीजिए, क्या हो जाएगा, अब आरबीआई को 10% देना पड़ रहा था रेशियो के अनुसार, अब 15 देंगे। इसमें तो क्या है कि बैंक के पास कम पैसे बचेंगे, जब बैंक के पास कम पैसे बचेंगे तो लोन कम देगा, लोन कम देगा तो पब्लिक के पास पैसा कम जाएगा, क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, राइट। तो आगे पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, बाई करेंगे, खरीदेंगे, तो खरीदेंगे क्या होगा, इसका उल्टा तुरंत हो जाएगा, खरीदेंगे पैसा चला जाएगा दूसरे के पास, चला जाएगा कि नहीं, जैसे आरबीआई कोई चीज़ खरीदने लगे तो पैसा कहाँ जाएगा, उससे पास से, आरबीआई से पब्लिक के पास चला जाएगा, तो क्या क्रेडिट कंट्रोल होगा, नो। क्रेडिट कंट्रोल में सिंपल सा, जब ये सब चीज़ें क्वेश्चन है
तो क्रेडिट में से समझना है कस्टमर के पास पैसा किस प्रकार से कम हो, उसको कंट्रोल कहा जाता है। ओके, वो चाहे लोन कम मिल रहा हो, चाहे रिजर्व बढ़ाया जा रहा हो, चाहे जो ये था सेल्स सिक्योरिटीज की जा रही हो, एटसेट्रा चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। राइट, नेक्स्ट, इंडिया हैज बीन विटनेसिंग हाई रेट अनफिनिश्ड बिकॉज, हाई रेट क्यों चल रहा है इसको देख लीजिए। पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड मनी सप्लाई बोथ आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, सही बात है। नेक्स्ट, द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर हैव नॉट परफॉर्म वेरी गुड, ये भी सही हो सकता है। बोथ एग्रीकल्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस हैज बीन हाइटेड हाइटेड ऑल द अबव, और आप जानते हैं बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, यदि दोनों चीज़ें सब ऑल द अबव आ जाए तो कोशिश करिए कि ऑल द अबव भी सही होगा। इसका लॉजिक क्या है कि सब कुछ चीज़ें इकोनॉमिक्स में देखिए, इकोनॉमिक्स बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, तो इकोनॉमिक्स ऐसे समझिए जो भी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है तो हमेशा ध्यान रखिए कि मेरी बात, इकोनॉमिक्स हजार मुंह वाला सर है, समझ रहे हैं, हजार मुख वाला एक सर है और इसके लिए हजार प्रॉब्लम है, तो कोई एक प्रॉब्लम इसके लिए दोषी नहीं हो सकती है, इसीलिए सब सही हो जा रहा है। राइट, तो इकोनॉमिक्स में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि डायरेक्ट एक काम करता है और उससे चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं, तो बहुत चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है, द इन इंडिया हैज ए प्रीडिटरमाइंड शेयर द डेट मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट इक्विटीज, ग्लोबल डिपॉजिटरी, इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी का था। इंडिया में हैज प्रीडोमिनेंट शेयर इन द डेब्ट मार्केट, डेब्ट में सबसे ज़्यादा किसका है, तो गवर्नमेंट, जानते हैं सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट ही लोन ले रही है, कंपनी को लेना होगा तो शेयर इशू कर दोगी। ओके, देखिए गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा लोन ले रही होगी और इस समय आप देख भी रहे होंगे गवर्नमेंट ज़्यादा लोन ले भी रही है। ओके, नेक्स्ट है, व्हिच टाइप ऑफ इलास्टिसिटी प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन डिटरमाइन इंटरनेशनल ट्रेड, तो कौन सा इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे ज़्यादा क्रूशियल रोल निभाता है डिटरमाइनिंग इंटरनेशनल ट्रेड में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जानते हैं आप इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो सबसे ज़्यादा प्राइस इंपॉर्टेंट होती है, और बात से लग रहा हो कि इनकम क्रॉस इलास्टिसिटी डजंट इम्पोर्टेंट, देयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। राइट, नेक्स्ट है, DFEAC स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म इसको हमेशा के लिए याद रखिए, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट क्रेडिट। ओके, ये होगा इसका फुल फॉर्म, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट क्रेडिट। राइट, तो इसको याद करिए, ये तो कोई वैसी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट है, सपोज ए कैनेडियन फर्म इंपोर्ट बनानाज, यहाँ बता रहा है केला का इंपोर्ट किया जा रहा है $1000 का, एंड सेल्स देम फॉर $200, द इफेक्ट ऑफ GDP विल बी, the GDP will be decreased by 3000, the GDP will be increased 3000, the GDP will be increased 2000, the GDP will be increased 1000। तो ये पूछा जा रहा है कि हमारी GDP कितना से इंक्रीज कर जाएगी। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, 1000 से हमारी GDP इंक्रीज कर जाएगी। क्यों, क्योंकि 1000 में आप कर रहे हैं, 2000 सेल कर रहे हैं, तो आप रियल में कितना होगा, 1000 तो प्रॉफिट हुआ है, तो आपकी 1000 से ही आपकी GDP इंक्रीज करेगी। राइट, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, इन इंडिपेंडेंट इंडिया द फर्स्ट मेजर फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस अकर्ड बाय 1956, तो 1956 में सर्वप्रथम फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम आई थी। तो ये हम लोग 2011 का जून का पेपर हम लोग स्टडी किए। नेक्स्ट हम मिलेंगे 2011 के दिसंबर में पेपर, क्योंकि जानते हैं उस समय 1 ईयर में 2 टाइम्स यूजीसी के जेआरएफ पेपर होता था। तो नेक्स्ट मिलते हैं, यदि कोई इसमें सुझाव हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं ताकि और इम्प्रोवाइज किया जा सके, और चीज़ें बुक्स कौन कौन सी हैं या क्या पढ़ना है उसको कमेंट करेंगे तो मैं बता भी दूंगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का एक बुक रख लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि मार्केटिंग पढ़ रहे हैं तो फिलिप कोटलर की मार्केटिंग पढ़ लीजिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो प्रसन्ना चंद्रा हैं या IM पांडे हैं, इस टाइप से स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो एक अच्छी बुक रख लीजिए। उस टाइप से अलग अलग चीज़ से, जैसे बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो विभूति वशिष्ठ, नीरू वशिष्ठ की बुक्स रख सकते हैं। तो एटसेट्रा ये सब चीज़ों को आप लोग पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप लोग और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और जो भी चीज़ मैं पढ़ाता हूँ बहुत ऑथेंटिक बुक से पढ़ाता हूँ, तो आप क्लासेस भी देख सकते हैं। तो यहाँ तक क्लास को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।